नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। हम लोग यहां पर बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारे राजा हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, लास्ट विष्णुगुप्त तृतीय। तो इसको हम पीडीएफ से कवर करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को मैं समझाता हुआ चलूं सारी चीज़ें, पढ़ाता हुआ चलूं सारी चीज़ें। मैं जो छोटे टॉपिक्स हैं मैं हाथ से लिखकर ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ से आप लोग बड़ा परेशान से हो जाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है पीडीएफ से। यहाँ पर समझाने का समय ज़्यादा मिलता है। खैर, आज हम लोग पढ़ेंगे पीडीएफ से। गुप्त साम्राज्य को मतलब हम पीडीएफ से ही कवर करेंगे, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए आप लोगों का, मैं नहीं चाहता कि समय बिना वजह व्यर्थ हो। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो सोर्स हैं कि भैया सोर्स क्या होंगे, गुप्त साम्राज्य के जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज क्या होंगे। आप कहेंगे सर हमने गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, जिसे साहित्यिक स्रोत हम लोग पढ़ेंगे कि साहित्य स्रोत में जो साहित्य प्राप्त हुए, जो चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। प्राथमिक स्रोत जैसे कि अभिलेख वगैरह प्राप्त हो गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण हम पढ़ेंगे, डिटेल्स ऑफ फॉरेनर ट्रेवल्स। जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग भैया? जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मानकर चलना कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पीडीएफ से A to Z 100% सारी चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी लिखने में क्या होता है, कोई ना कोई पॉइंट छूट सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ मैं लिखवा कर चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है माइंड ही तो है, हो सकता है कुछ चीज़ स्किप हो जाए, लेकिन मैं करता नहीं हूँ कभी भी ऐसा। अगर स्किप भी होता है तो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर बताने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। चलिए, हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हमने 3 स्रोतों में बांट लिया। एक साहित्यिक स्रोत है, एक प्राथमिक स्रोत है, और एक विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन है कि विदेशी यात्रियों ने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो वर्णन किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप बस समझने का प्रयास करना, लिखने के चक्कर में मत पड़ना। क्लास खत्म होते ही आपके ग्रुप में ये वाली पीडीएफ में डाल दूंगा, सेम पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है जैसे कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम है। अब देवी चंद्रगुप्तम किस बारे में अगर बात करें कि सर इसमें क्या लिखा है, तो इसमें गुप्त साम्राज्य का वर्णन है। किसका? गुप्त साम्राज्य का वर्णन है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये गुप्त वंश के समय की हैं। किसके समय की हैं? गुप्त वंश के समय की हैं। क्योंकि कालिदास क्या है, कालिदास गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। जब गुप्त वंश के दरबार में थे कालिदास, उन्होंने ही रचनाएं की हैं। कौन कौन सी? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। किसकी? कालिदास की रचनाएं हैं। तो आप कहेंगे भैया इससे पता चलता है कि ये गुप्त साम्राज्य के थे। मृच्छकटिकम, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम एक पुस्तक लिखी गई है। इससे यह पता चलता है कि गुप्त वंश में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी है। क्लास बैक हो रही है, बफरिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा? देखो भाई जरा वीडियो रिपीट हो रही है, एक बार चेक कर लो। अब बात करते हैं कामसूत्र। कामसूत्र से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल रही है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, अभी चेक हो जाएगी।
क्लास अगर रिपीट हो रही है, लाइव नहीं दिख रहे हैं। लाइव तो दिख रहा हूं मैं भैया, बिल्कुल लाइव हूं जी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे करना। हाँ जी, अभी क्लास प्रॉपर है आप लोगों की, बताइए। चलिए, क्लास प्रॉपर है आप लोगों की, तो आप लोग देखेंगे ये साहित्यिक स्रोत थे। साहित्यिक स्रोत में हमने पढ़ा देवी चंद्रगुप्तम किसके बारे में बताता है, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताता है। कुमार संभव मेघ। जिन साथियों की क्लास पीछे जा रही है, एक बार वो क्लास बंद करके दोबारा से क्लास में लाइव आ जाएं, ठीक है। बैक हो रही है, हाँ नेट तो पूरा है। प्लीज वेट करिए भैया, कुछ सेकंड का वेट करिएगा। अभी क्लास आपकी अगर बैक हो रही है तो प्लीज वेट करिए। चलिए अब बताइए, क्या अभी आपको क्लास एकदम से परफेक्ट दिख रही है? क्लास परफेक्ट दिख रही है क्या आप लोगों को, बताएं। अभी आपको क्लास परफेक्ट दिख रही होगी। अभी कोई समस्या अगर आ रही हो प्लीज़ बताइए। अभी क्लास एकदम सही चल रही होगी। मैंने कहा कि गुप्त साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ कि गुप्त वंश के बारे में जो हमें पता चला उसको हमने 3 भागों में बांट लिया कि गुप्त साम्राज्य के जो स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है, एक तो साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे, लिटरेरी सोर्सेज हो जाएंगे, एक प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलेंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम बात करेंगे, इससे भी हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अभी परफेक्ट चल रही है। एक बार जो सारे बच्चे जिनकी रिपीट हो रही है अब दोबारा से उसको लाइव कर लें, ठीक है। अभी कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूँ, देवी चंद्रगुप्तम गुप्त साम्राज्य के बारे में वर्णन करता है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के द्वारा रचित हैं। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मेरे लाडलो नवरत्न में शामिल थे। इससे ये पता चलता है कि ये गुप्त वंश के समय लिखे गए थे। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है जिससे गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है, जिससे गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। कामसूत्र में भी भैया गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया गया है। कामसूत्र में भी किसका? गुप्त साम्राज्य का जिक्र किया गया है। ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत। इसको एक बार नोट डाउन करने के बाद थम जरूर करना कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है। चलिए अभी परफेक्ट है भैया, हाँ जी। चलिए ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि भैया मृच्छकटिकम, कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, देवी चंद्रगुप्तम, ये सब किसके साहित्यिक स्रोत होंगे? तो आप कहेंगे भैया ये साहित्यिक स्रोत हैं गुप्त वंश के। किसके? गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं, इनको हम लोग लिखेंगे। अब बात आती है प्राथमिक स्रोत की। किसकी? प्राथमिक स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राथमिक स्रोत में हम पढ़ेंगे प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख। जब हम प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख को प्रयाग में लाकर समुद्रगुप्त ने हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। यानी कि हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो आप कहेंगे इससे भी किसके बारे में पता चला?
गुप्त वंश के बारे में पता चला। भीतरी स्तंभ लेख से भी किसके बारे में पता चलता है? गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। किसके? मैं नाम लिखूंगा, मैंने रचनाएं वगैरह सब ली हैं, मैं यहां भी नाम लिखूं आगे भी नाम लिखूं तो फिर दो दो तीन तीन बार हो जाएगा ना, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखे हैं। जूनागढ़ अभिलेख से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है विदेशी यात्रियों के विवरण से, जैसे फाहियान है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है और यह वर्णन करता है कि गुप्त साम्राज्य का वर्णन विदेशी यात्री फाहियान ने भी किया था। किसके शासन काल में भारत आया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब जैसे हुएनसांग आएगा, ये कहां से आया था? फाहियान आया था चीन से। कहां से आया था? चीन से। अब एक चीनी यात्री और है हुएनसांग। कौन है? हुएनसांग भी आएगा। चलिए लिख लीजिए इसको आप लोग फटाफट से यहां पर लिखिएगा। चलिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, हर्षवर्धन के समय में एक आया था हुएनसांग, पढ़ा था। हुएनसांग ने किताब लिखी थी, उसमें भी गुप्त साम्राज्य का जिक्र किया है, उसमें भी गुप्त साम्राज्य के बारे में वर्णन है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, इसको आप लोग लिख लें, है ना। हम लोग प्राथमिक स्रोतों की बात करेंगे कि गुप्त वंश के प्राथमिक स्रोत की जानकारी कौन कौन से स्रोत से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। भीतरी, इसको भीतरी ही लिखना, इसको क्या लिखना? यहाँ पर भीतरी ही लिख लेना, ठीक है। जो नाम होता है उसको भीतरी ही लिखते हैं, तो आप इसको भैया यहाँ पर आप कहेंगे भैया भीतरी, ठीक है जी। इसको आप भीतरी स्तंभ लेख कॉलम इंस्क्रिप्शन ही इसको लिख सकते हैं। आगे बात आती है कि भैया यहाँ पर हुएनसांग के बारे में, कि हुएनसांग कुमार गुप्त प्रथम, बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त और वलादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख करता है। हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भी आया था, इसने कुमार गुप्त प्रथम का, बुद्ध गुप्त का, नरसिंह गुप्त का, वलादित्य का, इसे वलादित्य बोलते हैं, वलादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। बात करते हैं कि कुमार गुप्त ने नालंदा विहार की स्थापना की और इसका वर्णन हुएनसांग ने किया है। कि जो नालंदा विहार है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात होगी। यहां पर हम बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? विद्यालय किसने बनाया था? तो आप क्या कहेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना बिहार के नालंदा में किसके द्वारा की जाती है? कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है, ठीक है। एक मित्र कह रहे हैं सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो। अब ये बताओ कि पिछले 15 मिनट से मैंने केवल यही 2-3 स्लाइडों पर ही बात की है, 2-3 स्लाइडों पर ही बात की है। अगर 5-5 मिनट एक स्लाइड में देंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप फिर पढ़ने के मूड में नहीं रहते हो, है ना। बताओ, इसको भी अगर आप तेज बोलोगे, अब आप ऐसे लिख रहे होगे, द एक ही मात्रा, देवी चंद्रगुप्तम, ओहो ऐसे, अच्छा देख तो लूं, देवी चंद्रगुप्तम लिखा, ठीक है। अब आगे स्लाइड लिखता हूं। तो ये तरीका भैया बहुत पुराना है, अपने आप को मॉडिफाई करो माय डियर। इसको मॉडिफाई करने में ही आपकी भलाई होगी। मैंने ये सारी चीजें बता दी और मैंने कहा भी है कि आप लिखने के चक्कर में मत पढ़ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। लिखने के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, और जब समझ नहीं पाओगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। जितना देखिए, किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ लिया, उसी चीज को आप कानों से सुनो तो आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। उसी चीजों को आप लाइव देखो। फिल्म की स्टोरी क्यों याद हो जाती है? क्योंकि आप लाइव देख रहे होते हो। बहुत सारी चीजें आपको कान से जब सुनते हो तो याद हो जाती है, क्योंकि कान के द्वारा आपने सुनी है, ठीक है, आपने सुनी है। आप पढ़ रहे हो, उस चीज को आपने पढ़ लिया, लेकिन वो थोड़ी सी चीजें याद नहीं हो पाती, है ना। चलिए
चलिए, बहुत बढ़िया राजूपाल जी, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हुएनसांग ने किस किस गुप्त शासक का वर्णन किया। तो हुएनसांग ने कुमार गुप्त का, बुद्ध गुप्त का, नरसिंह गुप्त का, वलादित्य का आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। ठीक है जी, अब बात आ जाती है कि भैया कुमार गुप्त ने नालंदा विहार की स्थापना की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इसका वर्णन किसमें है? बिल्कुल बिल्कुल गोविंद जी, हुएनसांग की बात होगी। यहां पर क्या हो जाएगा? हुएनसांग की बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें आपने लिखी होंगी। अब बात करते हैं रियल में गुप्त वंश। अब हम पढ़ते हैं गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी जिसे महाराज कहा गया। क्या कहा गया? महाराज। और महाराज से ये पता चला कि महाराज कोई स्वतंत्र राजा नहीं था। महाराज जो उपाधि धारण करते थे वो सामंत होते थे। सामंत का मतलब है किसी प्रांत का एक सूबेदार, किसी प्रांत का एक अधिकारी जो उसी प्रांत में शासन करता है, लेकिन वो किसी राजा के अधीन शासन करेगा, किसी राजा के अधीन शासन करेगा। ठीक है जी, हम लोग बात करते हैं कि भैया सामंत वो होते थे जो किसी राजा के अधीन राजा शासन करते थे। तो श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं था, ये किसी सामंत के रूप में किसी राजा के अधीन शासन करता था, इसीलिए इसने महाराज की उपाधि धारण कर ली। और इससे यह भी पता चला क्योंकि श्रीगुप्त ने संस्कृत में श्रीगुप्त से लिखवाया हुआ था अपने सिक्कों पर। क्या लिखवाया हुआ था? श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर श्रीगुप्त से लिखा हुआ, जिससे यह पता चला कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना गया। वो स्वतंत्र राजा था। वो कौन था? वो स्वतंत्र राजा था। ठीक है जी, समझ गए आप। अब बात होती है इतसिंह के अनुसार। इतसिंह के अनुसार मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण हुआ। इतसिंह जो कि चीनी यात्री है, इतसिंह भी एक क्या है? ये चीनी यात्री है। और ये कहता है कि श्रीगुप्त ने मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर की रेख देख के लिए, उस मंदिर का खर्च उठाने के लिए श्रीगुप्त ने 24 गांव दान में दे दिए। मंदिर को 24 गांव दान में दिए। अब आप कहोगे सर मंदिर को दान में 24 गांव मिल गए, मंदिर क्या करेगा इन गांवों का? तो उन गांव से जो टैक्स वसूला जाएगा वो मंदिर की देखरेख में, मंदिर के संचालन में, मंदिर के खर्चों में लगाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए हम बात करेंगे श्रीगुप्त, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। और महाराज कौन होते थे? सामंत होते थे जो किसी राजा के अधीन शासन करते थे। मतलब ये स्वतंत्र राजा नहीं था। श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं था, ये किसी राजा के अधीन, किसी किंग के अंडर काम कर रहा था। एक चीनी इतिहासकार है इतसिंह। इतसिंह कहता है कि मगध में सिखावन मंदिर श्रीगुप्त ने बनवाया और इस मंदिर की देख रेख के लिए 24 गांव दान में दे दिए। कितने गांव दान में दे दिए? 24 गांव दान में दे दिए। यहां तक क्लियर हुआ हो? प्लीज बताइए, लिख लिया हो तो। अब एक इतिहासकार कहता है कि गुप्त वंश की जो स्टार्टिंग मानी गई है, गुप्त वंश की जो शुरुआत मानी गई है, या गुप्त वंशावली की जो स्टार्टिंग मानी गई है, वो घटोत्कच से मानी गई है। किससे? घटोत्कच से मानी गई है। घटोत्कच जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। और घटोत्कच के बाद बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? बताइए भैया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा? लिख लिया?
चलिए आगे बात करते हैं, एक बार फिर रिवाइज करा दूं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। श्रीगुप्त ने सिक्कों पर संस्कृत में क्या लिखवाया? श्रीगुप्तस्य। इससे पता चला गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्तस्य। इस सिंह के अनुसार मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया श्रीगुप्त ने और 24 गांव दान में दे दिए। कितने? 24 गांव दान में दे दिए। ठीक है जी, लिख लेंगे यहां तक आप लोग। आगे बात करते हैं। अब बात आती है एक अभिलेख की जिसका नाम है स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शासक था। सूपिया लेख में गुप्त वंशावली घटोत्कच के समय से मानी गई है। स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का ही शासक है, इसका एक अभिलेख है जिसे हम सूपिया लेख के नाम से जानते हैं। सूपिया लेख में लिखा हुआ है कि गुप्त वंशावली घटोत्कच के समय से मानी गई है। किसके समय से? घटोत्कच के समय से मानी गई है। चलिए अब आता है भैया असली किरदार, अब आता है असली कैरेक्टर, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आप कहेंगे 319 बीसी से लेकर 350 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक शासन करता। ये डेट अलग अलग हो सकती हैं, ईयर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तिथियां अलग अलग हो सकती हैं, है ना। किस इतिहासकार ने इसको 45 बता रखा है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये तिथियां ही करेक्ट होंगी। मैं ये कहता हूं कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं और एनसीईआरटी को ही बोर्ड एक्सेप्ट करता है, तो सीधे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि इन तिथियों को बोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना गया वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसी को गुप्त संवत कहा गया। क्या कहा गया? गुप्त संवत कहा गया। आप कहेंगे सर 319 ईस्वी को जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था, इसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त संवत कब से माना गया? 319 ईस्वी से। क्यों? क्योंकि इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? वो गद्दी पर बैठता है जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। दुर्गा कुमारी कह रही है बुक्स में यही दी हुई है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं कि भैया उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? अब यहां से पता चला ये वास्तविक संस्थापक है। क्यों? क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने टाइटल महाराजा धीराज का धारण किया था, जो एक स्वतंत्र राजा उपाधि धारण करता था। कौन सा? स्वतंत्र। हाँ जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग इसको जल्दी से। बिल्कुल हिमांशु, मैंने कहा है कि अलग अलग हो सकती हैं तिथियां। मैंने जो विवादित पॉइंट होते हैं मैं पहले ही बोल देता हूं, उनको मैं पहले ही बोलकर चलता हूं, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी तिथियां बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी या पूछी गई होंगी। फिलहाल तो ये आती नहीं है, ये डेट वगैरह कभी नहीं आती, केवल ये आता है कि गद्दी पर कब बैठा था, तो 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने एक उपाधि धारण की थी महाराज धीराज की, जो वास्तविक संस्थापक के रूप में माना गया। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं और जो सामंत होते हैं वो महाराज की उपाधि धारण करते हैं। किसकी? महाराज की उपाधि धारण करते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है गुप्त संवत के प्रेजेंट टाइम कौन सा चल रहा है। ये दिमाग आप लगाते रहिए कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं, लेकिन ऐसा कभी भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि गुप्त संवत का वर्तमान में कौन सा साल चल रहा है। चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, इसने किससे विवाह किया था?
चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे? लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसका उल्लेख चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर किया। सिक्कों की अगर मैं बात करता हूं, सुजीत कुमार बिल्कुल मैं बताऊंगा, आगे लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रभात जायसवाल जी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बड़े चैप्टर है मैं यहां पर ही पढ़ाऊंगा, मैं लिखकर नहीं पढ़ा पाऊंगा, बड़े चैप्टर को पीडीएफ से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, ज्यादातर बुक में यही दिए हुआ है। ठाकुर अनूप सिंह जी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, आपकी बात सहमत हूं। चलिए, तो उसने क्या किया, पहला सिक्का चलाया था स्वर्ण सिक्का, ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसका वर्णन उसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। उसने भैया लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए, उसने राज रानी प्रकार के सिक्के चलाए, उसने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। कि विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, राज रानी यानी क्वीन टाइप के सिक्के चलाए, लिच्छवी टाइप के सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त देवी टाइप के सिक्के चलाए, और भैया क्या चलाया उसने, गोल्ड कॉइन चलाया। उसने क्या चलाया, गोल्ड कॉइन चलाया। क्या चलाया भैया उसने, गोल्ड कॉइन चलाया। तो आप कहेंगे भैया क्या चलाया था उसने, गोल्ड कॉइन चलाया, ठीक है जी, गोल्ड कॉइन उसके द्वारा चलाया गया है। तो यहां पर आप कह सकते हैं भैया, क्या कहेंगे, यहां पर आप कहेंगे गोल्ड कॉइन चलाया, गोल्ड टाइप के कॉइन चलाए, ठीक है, गोल्ड टाइप के उसने क्या चलाए, सिक्के चलाए, ठीक है। कि भैया जब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो भैया यहां पर बात करते हैं कि उसने इसका वर्णन किसमें, स्वर्ण सिक्कों में किया, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्कों में किया, लिच्छवी प्रकार के सिक्कों में किया, राज रानी प्रकार के सिक्कों में किया, विवाह प्रकार के सिक्कों में किया। चलिए, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, भरपूर समय दे रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। लिख लिया जी। चलिए, हाँ, हर्षवर्धन ने भी, राजा महाराजा अधिकतर महाराजा धीराज की उपाधि ही धारण करते थे। जो स्वतंत्र राजा बनते थे वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, ठीक है जी। लिख लिए होंगे आप लोग, यहाँ तक थम जरूर कर देना आप लोग, ठीक है, थम जरूर कर देना। वैसे पूर्ण रूप से 3 लाइन ही बनेंगी, अगर मैं इनको सब शब्दों को जोड़ देता हूँ तो 3 लाइन ही बन पाएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मयंक जी कह रहे हैं ओके, लिख लिया हमने। चलिए फिर आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। क्या कहा गया जी, लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। एक यहाँ पर नोट लिखा कि गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था जी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानेंगे। विक्रमादित्य आप कहेंगे भैया, विक्रमादित्य कहा जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम जानेंगे। चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली कि सर ये बताइए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख का लेखक कौन था, इसका लेखक कौन था, तो आप कहेंगे सर हरिसेन था। कौन था, हरिसेन था। और हरिसेन के द्वारा भैया प्रयाग अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी इसको कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। क्यों, क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से समुद्रगुप्त ने जन्म लिया। इससे प्रमाण मिल जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, जल्दी से यहाँ पर आप लोग इसको लिखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें कि भैया कैसे पता चला कि
चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, माफी चाहूंगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया। उसने कुछ सिक्के चलाए थे जिन सिक्कों में चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के विवाह का वर्णन है, जैसे सोने के सिक्के हो गए, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के हो गए, लिच्छवी प्रकार के सिक्के हो गए, राजरानी प्रकार के सिक्के हो गए, विवाह प्रकार के सिक्के हो गए। नेक्स्ट है कि यहां पर लिखा है चंद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में, जिसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, उससे भी यह पता चलता है कि भैया चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, क्योंकि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र, इसका मतलब हो जाएगा। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, कि राज तिलक कब हुआ, गद्दी पर कब बैठा। यहां लिखा है कि गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। चलिए भैया इसको लिखिए, आराम से लिख लीजिए। राशि कह रही है लिख लिया। क्लास बैक हो रही है? अरे बिल्कुल भी बैक नहीं हो रही है। चलिए बिल्कुल भैया, लिख लिया यहां पर आप लोगों ने? ओके, आगे बात करते हैं। बात आ जाती है यहां पर समुद्रगुप्त की। हम बात करेंगे यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि चर्चा क्या होगी, कि भैया यहां पर चर्चा क्या होगी। आप कहेंगे यहां पर चर्चा क्या होने वाली है, आप बताइएगा कि भैया आर्याव्रत के 9 और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। 9 और 12 राजाओं को आर्याव्रत और दक्षिणाव्रत के पराजित किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक शासन करता है। एक इतिहासकार है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ क्या कहता है? विसेंट स्मिथ जो कि एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है। क्या है ये? एक इतिहासकार है। इतिहासकार ये कहता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, क्या कहता है जी? ये भारत का नेपोलियन, कि भैया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप कहेंगे विसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्यों? क्योंकि विसेंट स्मिथ इसकी जीत से प्रभावित हुआ, क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्याव्रत के 9 राजाओं को, दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया था। इस कारण विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। चलिए बहुत बढ़िया भैया, खुद बनाते हैं, कहीं से क्या निकलवाएंगे? खुद बनाते हैं, लिखते हैं पहले, फिर टाइप कराते हैं, फिर एरर चेक करते हैं। जैसे कि ये मैंने कई बार चेक कर लिया था, अपडेट भी कर लिया था, लेकिन हो सकता है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने ये करेक्शन वाली पीडीएफ नहीं दी, उन्होंने पुरानी पीडीएफ हमें भेज दी, जिसमें ये करेक्शन मुझे हाथ से करने पड़ रहे हैं, जबकि मैंने ये करेक्शन ऑलरेडी करा दिए थे। मैंने पहले पीडीएफ टाइप कराई, फिर मैंने देखा अच्छा ये गलत लिखा है, मैंने उसको बोला भी कि भाई ये चीज़ें हैं, ये करेक्शन कर दो, उन्होंने कर दी, मुझे भेज दी। लेकिन हो सकता है दोबारा से जब उन्होंने भेजी है तो इसमें उन्होंने करेक्शन वाली नहीं भेजी, दूसरी भेज दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। समुद्रगुप्त ने गरुण प्रकार की मुद्रा चलाई। ठीक है, कौन सी? गरुण प्रकार की मुद्रा चलाई थी। कौन से प्रकार की मुद्रा चलाई है? तो आप कहेंगे कि समुद्रगुप्त ने गरुण प्रकार की मुद्रा चलाई थी। और कौन सी मुद्रा चलाई? धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा चलाई। कौन सी? धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा चलाई। और परशु प्रकार की मुद्रा चलाई। कौन सी? आप कहेंगे भैया परशु टाइप की मुद्रा चलाई। परशु मुद्रा किसने चलाई? धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? गरुण प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? समुद्रगुप्त ने चलाई थी। किसने? समुद्रगुप्त ने चलाई थी। अब समुद्रगुप्त जो है ये विद्या प्रेमी था, बीणा बजाता था, तो इसलिए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। बीणा प्रेमी कहा गया कि संगीत प्रेमी गुप्त शासक का नाम बताइए जिसे सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वो कौन था? भैया?
वापस कर दें? चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, ये लिख लीजिए एक बार। चलिए ये तो मैंने लिखवा दिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भैया समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक राजा रहा। आर्यव्रत तथा दक्षिणाव्रत के 9 और 12 राजाओं को पराजित किया। उसके बाद विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, विसेंट स्मिथ ने कहा था। इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, गरुण प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की और परशु प्रकार की मुद्रा चलाई थी। ठीक है, हाँ जी, परशु प्रकार की मुद्रा चलाई थी, लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है यहाँ पर क्या होगा कि भैया अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई है। कौन सी? अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई। ठीक है, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई इसने। और क्या किया? व्याघ्र हनन। आप कहेंगे भैया व्याघ्र हनन। कौन सी मुद्रा चलाई इसने? तो आप कहेंगे भैया इसने व्याघ्र हनन। ठीक है जी, व्याघ्र हनन टाइप की मुद्रा चलाई। हनन, व्याघ्र हनन टाइप की मुद्रा चलाई। वीणा वादन, ठीक है, वीणा वादन। याद रखना कि समुद्रगुप्त कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। संगीत, या ऐसे कह सकते हैं समुद्रगुप्त विद्या प्रेमी था। समुद्रगुप्त विद्या प्रेमी था। क्या था? विद्या प्रेमी था। विद्या प्रेमी था। विद्या प्रेमी था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बजाते हुए दिखाया गया है। बजाते हुए दिखाया गया है। गया है। चलिए अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की विशेषताएं कि भैया समुद्रगुप्त की विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे समुद्रगुप्त की बात करते हैं, इसने अब अश्वमेघ यज्ञ किया, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण कर ली। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या संरक्षक भी था। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, सारी चीजें आप लोग लिख लें यहाँ तक। मैंने कहा समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस कारण समुद्रगुप्त ने अपने आप को अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि दी थी। संगीत प्रेमी होने के साथ साथ ये विद्या संरक्षण भी करता था, इसीलिए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त को विद्या से प्रेम था। ठीक है जी, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मेरी प्रीति बहन कह रही है सर हमने भी देखा सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसकी उपाधियां कविराज, व्याघ्र हनन परिक्रमांक, अप्रतिरथ, परम भागवत। हालांकि परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय भी धारण करेगा। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। समुद्रगुप्त ने किसको? वसुबंधु को संरक्षण दिया। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दे दी। लंका के एक राजा थे जिनका नाम था मेघवर्ण। मेघवर्ण चाहते थे कि गया में क्या करें? गया में, चलिए
गया में क्या हुआ कि एक मेघवर्ण राजा थे। कौन थे? मेघवर्ण राजा थे श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के राजा थे। अब जब श्रीलंका के राजा थे तो ये बिहार के गया में एक बौद्ध मठ बनाना चाहते थे, बौद्ध विहार की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने समुद्रगुप्त से ये परमिशन मांगी कि मैं आपके साम्राज्य के छोटे से प्रांत गया में बौद्ध मठ बनाना चाहता हूं, क्या मुझे अनुमति है? तो समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है जी, बनाओ, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आप बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लिए आप लोग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। विद्या प्रेमी का मतलब होता है किसी भी चीज से प्रेम करना। जैसे किसी का शौक पढ़ना होता है तो वो पढ़ने से संबंधित हो गया। कोई कवि है, अपनी कविताएं लिख रहा है, वो कविराज हो जाएगा। ठीक है। अब प्रेमी का मतलब यही थोड़ी कि हर कोई भैया प्रेमी आशिक बन गया, वो आशिक थोड़े ही थे हैं। चलिए, विद्या उनकी वाइफ का नाम है क्या? अच्छा, घूंसा मारूंगा खींच के, पढ़ लो। लिख लिया इतना आप लोगों ने? चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन कर लें। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा वर्डन दूँ, मैं नहीं चाहता आपको बहुत ज़्यादा वर्डन दूँ। मैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त कौन था? आप कहेंगे सर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी और इसने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज मतलब सावंत के, जो किसी भी स्वतंत्र राजा के अधीन सामंत होते थे वो राजा कहलाते थे, लेकिन वो स्वतंत्र राजा नहीं होते थे, वो सामंत के रूप में शासन करते थे। श्रीगुप्त भी उनमें से एक था। उसने गुप्त वंश की स्थापना कर दी। उसने जो सिक्के चलाए थे उनमें संस्कृत में श्रीगुप्त से लिखा हुआ था। क्या लिखा था? श्रीगुप्त से लिखा हुआ था। ठीक है। इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर बनाया, सिखावन मंदिर, जिसकी देखरेख के लिए 24 गांव भी दान कर दिए। आगे कि स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच के समय से मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के पहले और श्रीगुप्त के बाद एक राजा आया जिसका नाम है घटोत्कच। श्रीगुप्त का ही उत्तराधिकारी था और इसका उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और इसी को कहा जाता है भैया, क्या कहते हैं जी इसको कहते हैं गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण कर ली, महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। भट्टारक कौन थे? भट्टारक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, नवरत्न में शामिल थे। आगे बात करते हैं कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया और उसने ये सिक्के चला दिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने ये क्या करा? ये सिक्के चला दिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यह भी जानकारी मिली कि उसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी। सिक्कों से तो पता चला, एक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि लेख से भी पता चल गया, क्योंकि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। लिच्छवी दोहित्र का मतलब है लिच्छवी राजकुमारी के गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा लिच्छवी दोहित्र कहलाया, और वो समुद्रगुप्त था ही। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने 350 से 375 तक शासन किया। आर्यव्रत तथा दक्षिणाव्रत के 9 और 12 राजाओं को हराया। विसेंट स्मिथ ने इससे प्रभावित होकर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई: गणु प्रकार, धनुर प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, वीणा वादन प्रकार। समुद्रगुप्त विद्या प्रेमी था, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अश्वमेघ यज्ञ किया, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण कर ली। समुद्रगुप्त की विशेषताएं ये हैं कि समुद्रगुप्त विजेता तो था ही, साथ में कवि, संगीतज्ञ और विद्या संरक्षण भी करता था, इसलिए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया। समुद्रगुप्त ने कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ, परम भागवत की उपाधि धारण की। संरक्षण उसने दिया था वसुबंधु को। ठीक है, बौद्ध भिक्षु थे वसुबंधु। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति भी दे दी। चंद्रगुप्त द्वितीय अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो फिर ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको हम कल खत्म करेंगे। अब बताओ, ये अगर मैं हाथ से लिखवाता, मुझे बताओ, यदि मैं हाथ से लिखवाता तो क्या आप पढ़ पाते इतना?
बताइए क्या पढ़ पाते, या स्टार्ट कर दूं आज ही चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए आप लोग, आज ही स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि कल फिर परसों क्लास में ना जाए, तो आज ही स्टार्ट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 से 415 ईस्वी तक राजा रहता है, देवगुप्त देवराज देवश्री के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से, देवराज के नाम से और देवश्री के नाम से भी जानते हैं। इसने जो उपाधियां धारण की थी वो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, ये उपाधियां धारण की थी। हालांकि परम भागवत समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी, परम भागवत समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। चलिए लिख लिया। अभिषेक कह रहे हैं सर कल, आज नहीं कराएं? एक बच्चा कह रहा है सर मोटिवेशन होना चाहिए क्लास में। देखिए अगर मैं मोटिवेशन दूंगा 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, 20 मिनट चलेगा, हो सकता है 1 घंटा चल जाए, आप 1 घंटे मोटिवेट रहें। लेकिन रियल में आपको लगता है कि टीचर आपको मोटिवेट करना चाहिए? जब तक मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा, आपके रियल मोटिवेशन तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। माता को देखो सुबह 4 बजे उठकर आपके लिए सारा काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उतने पर भी नहीं थकती, सबसे पहले जगती हैं, सबसे लास्ट में सोती हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपकी माता हो गई, पिता हो गए, ठीक है, पिता हो गए। चलिए सेंगर आकाश जी धन्यवाद। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। लिख लेंगे, कल कराऊं? कल कल कल, अरे ये तो बहुत सारे बच्चे कल पे आ गए। चलो तो कल कर लेंगे इसको, कल हम इसको ख़त्म करेंगे, कल हम गुप्त साम्राज्य को ख़त्म करेंगे। कल से तीसरी क्लास नहीं लेंगे, चाहे ये भले ही 1.5 घंटे की चल जाए, हम कल इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? मैं आशा करूँगा क्लास अच्छी लगी होगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।